सर नहीं, थोड़ा सा ही आपने बताया था बस, अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। एटॉमिक रेडियम में मैंने बताया नहीं, एक बार देख लेंगे दोबारा कुछ नहीं होता। एटॉमिक रेडियाई, इसमें मैंने बताया था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, हाँ सर, आयरन, इनका कोबाल्ट। जो आइडिया दिया था कि ये इनके साइजेस प्रोपोर्शनल के होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे पहले मैंगनीज तक डिक्रीज बताया मैंने, सही ना? मैंगनीज तक क्या बताया था? डिक्रीज। मैंगनीज तक डिक्रीज था। फिर मैंगनीज आयरन कोबाल्ट का लगभग सेम था, फिर हल्का सा इंक्रीज था। और एक्चुअल इंक्रीज आता है कॉपर और जिंक में, इसलिए जिंक इज लेस देन कॉपर। पहले पहले साइज डिक्रीज करता है क्योंकि सबको पता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। टेल मैंगनीज जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, साइज डिक्रीज करेगा। उसके बाद मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट में लगभग साइज 126 पिकोमीटर का रहता है, बताया नहीं था मैंने ये? 126 पिकोमीटर के आसपास साइज रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग से क्या होगा? रिपल्शन हो जाएंगी, है ना? रिपल्शन होंगी कोबाल्ट तक, रिपल्शन होगी तो साइज एक्सपैंड करेगा। पेयरिंग, या फिर ये भी कह सकते हो, पेयरिंग जब स्टार्ट होगी तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, इसलिए साइज रिमेन्स प्रैक्टिकली द सेम। तो साइज सेम रहेगा इन तीनों केस में। इन तीनों केस में क्या रहेगा? साइज सेम रहेगा। निकल कॉपर जिंक, निकल कॉपर जिंक, इसमें क्या होगा? पेयरिंग जब ज्यादा हो जाएगी, पेयरिंग ज्यादा हो जाएगी या तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। दूसरा दूसरा अब पेयरिंग होने से रिपल्शन ज्यादा होंगी तो साइज एक्सपेंड कर जाएगा। तो कॉपर और जिंक में एक्चुअल इंक्रीज आता है, जिंक इज लेस डेंसर देन कॉपर, ये क्वेश्चन भी आता है। ये बताया तो था मैंने। हाँ सर, ये बता दिया था। हाँ, ये हो गया था ना, मेटेलिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, ये पार्ट बता दिया मैंने। इरेगुलर वेरिएशन ऑफ रेडियाई था, इरेगुलर वेरिएशन ऑफ रेडियाई। तो अब ये एक टॉपिक हो चुका था ना, नेक्स्ट नोट करना आगे आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक जो है आयोनाइजेशन एनर्जी, एक बार चेक कर लेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी है ना नेक्स्ट टॉपिक। सर मेटेलिक कैरेक्टर दे रखा है। मेटेलिक, चलो मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ लो पहले। चलो एटॉमिक रेडियाई के बाद ये आना था, वैसे कुछ नहीं होता है। अब ये देख लो तुम, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, तुमको सबको पता है ये कि जो एल्कली जो 3D के एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी पैकिंग होती है कहाँ पे? HCP में, BCC में, CCP में। याद है ना पहले दो कहाँ पे थे? याद है किसी को कि नहीं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, आई क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद है पहले कहाँ थे दो? सर 2 4 3 सर, HCP, HBC। HBC, 2 4 और 2 4 3। और सर ZN कौन सी में ये होता तीन है? जिंक का ना एक्चुअली में ये ना स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जैसे सॉलिड्स में काउंट होता नहीं है, तो इसकी पैकिंग है मेटल तो ये भी है। तो इसकी जैसे CCP में ज्यादा मानते हैं, CCP के अंदर अगर कोई पूछता तो CCP लिखना, कॉपर जिंक। तो देखेंगे एक बार। तो पहले क्या था? HBC था पहले दो, HCP में, फिर अगले चार BCC में। हल्का सा वेरिएशन होता है, जैसे कॉपर का मैंने तो बताया ना, कॉपर का पूछा हुआ है, पुराने AMU के पेपर में पूछा हुआ, नीट में पूछा हुआ है, तो ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद CCP, CCP। तो ये इन सबकी पैकिंग हो रही है, इन सबकी पैकिंग हो रही है, इसलिए इनका टिपिकल मेटेलिक कैरेक्टर होगा। इनका टिपिकल क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर। और मेटेलिक कैरेक्टर किसकी वजह से है? क्योंकि इनके पास अनपेड ट्रांजिशन मेटल, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सबको पता है डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटेलिक बॉन्ड्स बनेंगे। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उतने स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उतने स्ट्रॉन्ग होंगे मेटेलिक बॉन्ड्स। अब जैसे मैं क्वेश्चन दूं यहाँ पे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट क्यों है? और मरकरी को तो सबको पता है कि ये लिक्विड होता है, मरकरी तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। जिंक, कैडमियम, मरकरी ये सॉफ्ट क्यों है? जबकि क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन ये बहुत ही हार्ड है। और टंगस्टन तो सबको पता है फिलामेंट ऑफ बल्ब यूज होता है 3700 डिग्री सेल्सियस का, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट क्यों है नितिन? सर सर क्योंकि सर ये इसमें सारे सर ये CCP में या फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
सर नहीं उनमें नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन फुल है। मैंने बोला ना। हाँ, इन क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं ना इसमें। आर्गन 4s2 3d10 आता है इसमें कि नहीं? D10 यस सर। जब है तो क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के पास है नहीं। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक होंगे। वीक है, इस वजह से ये जिंक कैडमियम मरकरी सॉफ्ट है, और मरकरी तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। और क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन, इनमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, 5 5 6 5 5 ऐसे करके अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके अंदर। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, इसलिए क्या होंगे ये? हार्ड होंगे। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। तो ये याद रखना जब भी मैं बात करूं। जैसे वाइट ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन, वाइट ट्रांजिशन मेटल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो सबका आंसर यही आना, हीट ऑफ एटमाइजेशन। यानी हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मेटल इनटू फ्री एटम्स। किसी भी मेटल को कंप्लीटली, मेटेलिक लैटिस को कंप्लीटली फ्री लैटिस में कन्वर्ट करना, दैट उसके लिए जो हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ एटमाइजेशन। heat required to convert any metallic lattice to get free atoms, this is called as heat of atomization। तो अब हीट ऑटोमेशन कब ज्यादा होगी? जब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होंगे। और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स कब होंगे? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स का हाई एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन है। इस वजह से ही ट्रांजिशन मेटल्स का हायर मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये यही रीजन है इनके। और अब उसके बाद, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं कोई? नोट्स में सारा लिखा हुआ, नोट्स निकाल के रखना जरूर। शिवा, यस सर, नहीं है डाउट। डाउट तो नहीं आया था कोई? चलो, अब मैं बता रहा हूं तुम्हें कि 3D सीरीज, क्वेश्चन लिखा होगा इसके अंदर। 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 5D सीरीज में वेरिएशन कैसे होगा हीट ऑफ एटमाइजेशन का, मेल्टिंग पॉइंट का या बॉइलिंग पॉइंट का? कर्व दे रखा होगा इसके साथ। इसके साथ कर्व दे रखा होगा, देखो 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसमें सबको पता है कि जा रहे हैं हम पीरियड में तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ एटमाइजेशन बढ़ेगा, जेड। तो हीट ऑफ बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा और उसके बाद घटेगा। लेकिन बीच में आता है एक डिप, बीच में एक डिप आएगा, ध्यान रखना जरूर। बीच में एक डिप आएगा। ये स्टार्ट किया हमने और डिप आया, फिर इसके बाद इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज, ऐसे इस तरीके से। पहले इंक्रीज है फिर डिक्रीज है, ये आता है। पहले इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज। बीच में एक डिप आया मैंगनीज पे, बीच में डिप आएगा मैंगनीज पे, जबकि मैंगनीज पे तो इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है। तो ये पहले वेरिएशन बताना कि क्यों हो रहा है ऐसा वेरिएशन, ये वेरिएशन ऐसा क्यों हो रहा है। पहले इंक्रीज क्यों कर रहा है? बिकॉज एज वी मूव अलोंग दिस 3D सीरीज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और मेटेलिक बॉन्ड। एज वी मूव अलोंग दिस 3D सीरीज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, देन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। सही है? उसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। उसके बाद as pairing starts, as pairing starts the number of unpaired electron goes on decreasing, number of unpaired electron goes on decreasing, so melting point, boiling point और हीट ऑफ ऑटोमाइजेशन डिक्रीज करेगा, फिर ये डिक्रीज करेंगे, फिर ये डिक्रीज करेंगे। और बीच में डिप क्यों आया मैंगनीज में? मैंगनीज में डिप क्यों आया है? सर ये हाफ अगला हाफ क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी। तो हाफ फिट तो क्रोमियम भी था, क्रोमियम का तो मैक्सिमम है पूरे 3D में, क्रोमियम का मैक्सिमम है पूरे 3D सीरीज में। देखो क्रोमियम के अंदर एक्स, हम क्रोमियम के अंदर स्टेबिलिटी लेके आए हैं, 4s के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइड करके 3D में। तो इतना स्टेबल नहीं है जितना मैंगनीज स्टेबल है, क्योंकि मैंगनीज तो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, 4s2 3d5। एस के इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड है, डी के इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड है, और डी के इलेक्ट्रॉन डी स्टेबल है क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। तो इस वजह से मैंगनीज में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, मैंगनीज हैज गॉट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू इट्स एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कंफिगरेशन। मैंगनीज के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, यही लाइन लिख लिया पेपर में, ड्यू टू इट्स एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कंफिगरेशन। इस वजह से ये अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से लूज नहीं करता है, तो इसलिए डिप आ जाता है, इसलिए डिप आ जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो कर लोगे कि नहीं? वाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ एटमाइजेशन
of 3D series first increase then decrease and there is dip in the middle as we move along this series. पहले नंबर वन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. उसके बाद नंबर वन इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे पेयरिंग की वजह से, मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. मैंगनीज के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है ड्यू टू इट्स एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कंफिगरेशन. कोई डाउट यहाँ पे? सर हाँ बोलो नितिन. सर ये जो आयरन कोबाल्ट है सर, इनको इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्रोमियम से नीचे है हाँ हाँ सर, जबकि इसमें तो ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि सर क्रोमियम में तो वैसे भी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी तो आ ही रही है, लेकिन इसमें नहीं है, तो सर 6 इनका अनपेयर्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यूज क्रोमियम के किया पास. क्रोमियम से। ये 6, ये नितिन तू क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें? इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के पास. और अच्छा आयरन के सर, वो अंदर, अगर और आयरन ना एक्साइट अगर अगर एक्साइट ना करे तो हम। एक्साइड तो होंगे ही ना इसमें इलेक्ट्रॉन. क्रोमियम 3+, 6+ दोनों सब बनते हैं और आसानी से बनते हैं. देख नितिन, इनके रीजन कैसे जब देखा गया ना कि क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आया, तो रीजन ये बनाया, ये रीजन है. मैंगनीज का चेक किया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 5 है, फिर भी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम आ रहा है. तो क्या रीजन होता है इसका? ये अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल है हाफ फील्ड की वजह से. समझा नितिन कि नहीं? हाँ ठीक है सर, तो सर अच्छा हाफ अब ये फील्ड तो तो तुम, क्रोमियम भी होता है। लेके बनाया है ना हाफ फील्ड. एक्चुअली में था थोड़ी, कुछ तो एनर्जी हमें देनी पड़ी थी ना फिर से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए पहले. हाँ सर। अच्छा 3D सीरीज का मैंने तुम्हें बता दिया. अब 4D और 5D में क्या होगा? 4D और 5D में इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कम होगा? 4D और 5D. सर लार्जर साइज है तो सर ज्यादा ही होना चाहिए। देखो लार्जर साइज से मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है वैसे, लार्जर साइज की, तो लेकिन मास इनमें भी बढ़ रहा मैंने है। तुम्हें बताया डी. क्या हो गया निशिवा? सर उनका मास भी तो बढ़ेगा। हाँ मास बढ़ेगा. मास से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का उतना लेना देना नहीं होता है. देखो लार्जर साइज होगा तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होंगे, मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए. लेकिन मैंने तुम्हें बता रखा है डी ब्लॉक में पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इसलिए साइज में बहुत ज्यादा खास वेरिएशन नहीं आता है. तो 3D में तो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होंगे. 3D का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होंगे. 4D 5D सीरीज का साइज बड़ा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड मत लिखना. क्या लिखोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली हेल्ड. वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली हेल्ड होंगे, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं. और मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी. बिल्कुल सेम लाइंस होंगी, देखो नोट्स पे लिखी भी होंगी. नोट्स में देखोगे ना सेम लाइंस लिखी होंगी कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका का वेरिएशन कैसे है. अगर चेक करोगे ना तो इसमें लिखी होंगी लाइंस. कुछ ऐसे ऐसे चलेगा इसका वेरिएशन. ये ऐसे चलेगा. ये 4D सीरीज, तो ये 5D सीरीज. तो क्वेश्चन ये आएगा. पहले तो मैंने दो क्वेश्चन बताने हैं इसके अंदर. तो पहला क्वेश्चन 3D में सीरीज में पहले मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है और बीच में डिप आता है. दूसरा क्वेश्चन 4D 5D सीरीज का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है 3D सीरीज से. तो इसका आंसर भी वैसे ही लिखना है तुम्हें कि 4D 5D सीरीज में साइज थोड़ा बड़ा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली हेल्ड है, मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी. मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन 3D सीरीज. कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो। तो यहाँ पे हमने कर लिया क्या? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ एटमाइजेशन. ये टॉपिक खत्म हो गया. इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको ढंग से करना है, एक एक वर्ड इसका. क्वेश्चन ऐसे भी आता है, व्हाई मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट इन 5D सीरीज और 4D सीरीज देन 3D सीरीज. तो सेम आंसर. 5D और 4D सीरीज हैव स्लाइटली लार्जर साइजेस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड, hence metal metal bonding is more frequent, hence metal metal bonding is more frequent. And due to this only melting point boiling point heat of atomization of transition metals are higher. है ना, इसी वजह से हायर है. कोई डाउट किसी को? चलो तुम्हें फिर ये समझ आ गया, इसका मतलब नेक्स्ट नोट करेंगे आगे. नेक्स्ट नोट करना है आगे. अब नेक्स्ट टॉपिक है आयनेशन जी. अब यस सर।
चलो नोट करना है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स में एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, लाइंस लिखी है समझ नहीं आने वाली। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है, पहला तो 3D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी इरेगुलर क्यों, पीरियड में जा रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 3D की आयनाइजेशन एनर्जी इरेगुलर क्यों है, ये बढ़नी चाहिए, क्यों, पीरियड में जाते हैं साइज छोटा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे चेंज है, टाइटेनियम की ज्यादा है वेनेडियम से, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, उसके बाद यहाँ पे बढ़ी, फिर आयरन की ज्यादा है, इधर कोबाल्ट की ज्यादा है, फिर निकल, कॉपर, सिंक। यानी एक्सेप्शन जो है इसके अंदर, एक्सेप्शन जो है टाइटेनियम की ज्यादा किससे है, टाइटेनियम की ज्यादा वेनेडियम से, ये एक्सेप्शन। आयरन की ज्यादा है कोबाल्ट से, जब और कोबाल्ट की ज्यादा है निकल से, जबकि जेड इफेक्टिव इनके ऑपोजिट है, जबकि जेड इफेक्टिव इनके ऑपोजिट, जेड इफेक्टिव किससे ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा किसका, वेनेडियम का, साइज छोटा है ना तब भी इसकी एनर्जी कम है। ऐसे ही आयरन और कोबाल्ट के अंदर है, ऐसे ही आयरन और कोबाल्ट के अंदर है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर, सही ना, यही यही चीज ध्यान रखनी है। अब तुम एक बार सोच के देखो कि क्यों हो रहा है ऐसा, आयनाइजेशन जी शुड इंक्रीज, पेपर में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई 3D सीरीज हैव इरेगुलर आयनाइजेशन, व्हाई 3D सीरीज हैव इरेगुलर आयनाइजेशन। लाइंस भी लिखी होंगी, तुम्हें एग्जैक्ट लाइन क्या नहीं है पेपर के अंदर, वो मैं समझा दूंगा तुम्हें, तुम्हें पढ़ के समझ नहीं आएंगी लाइन। एक बार तुम पहले चेक करो कि क्या रीजन होता है इसका, सोच के बोलो। सर हाँ शिवा। सर जो आपने मेटलिक मेटलिक बॉन्ड करेक्टर वाला करवाया था सर, उसमें 5D में डिप नहीं है, तो उसका रीजन भी है कोई? उसका रीजन 5D का साइज बढ़ गया थोड़ा सा, सही ना, तो उसमें इतनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं, समझा कि नहीं है शिवा। यस सर। तो इस सर ये ना लेकिन तो इसमें, हाँ बोल, क्या नाम है नितिन। सर उसमें जो रेहनियम है सर वो भी तो हाफ फील्ड और पूरा मतलब एफ कंप्लीट भरा हुआ है, वो भी तो स्टेबल है। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि इसमें 5D में साइज 3D के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ गया कि नहीं, तो इनकी हाफ फील्ड, अगर तुम्हें ध्यान हो ना, मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ाया भी हुआ है, नीचे जाने पर जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की आयनिक एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा, फॉस्फोरस की सल्फर से ज्यादा, आर्सेनिक की ज्यादा, आगे फिर इसके बाद ना खत्म हो जाता है फोर्थ के बाद, उसके बाद इसी आर सेलेनियम या टेलुरियम पोलोनियम, इसमें टेलुरियम की ज्यादा है, फिर हाफ फील्ड फुल फील्ड मायने नहीं रखता जब साइज ज्यादा बढ़ जाता है तो, समझ गया कि नहीं है, यस सर। क्योंकि साइज बढ़ गया ना, न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गए, तो इतना मायने नहीं रखता हाफ फील्ड फुल फील्ड। तो वेरिएशन होगा, एक्सपेरिमेंटल है, अगर होगा अगर स्टेबिलिटी की वजह से आंसर जा रहा है, तो हम कहेंगे हाफ फील्ड जो है वो इफेक्टिव है, और नहीं रख रहा तुम कहेंगे हाफ फील्ड नीचे साइज बढ़ गया तो ज्यादा माइंड नहीं रखता। तो इसलिए इनको इतना सोचना नहीं है, इनको तो आंसर देख करके रीजन बनाना है, मेनली आंसर तुम्हें याद रखना है, रीजन तब बन जाएगा, सही है। यस सर। चलो अब देखेंगे आगे, अब इसका जो रीजन है, हाँ तुमने से सोचा है किसी ने क्या रीजन होगा इसका।
किसी ने सोचा क्या रीजन हो सकता है इसका? हाँ श्रुति का। सर इसमें जो आयनाइजेशनल एनर्जी जो निकलेगी। हाँ बोलो बोलो। चलो देखेंगे आंसर फिर। देखो जब जैसे ही ना इरेगुलर एनर्जी क्यों है, क्या रीजन है इसका? देखो इसमें क्या है कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, तो जो एस का इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम की बात करो, स्कैंडियम में मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, स्कैंडियम होता है 4s2 3d1 लास्ट। जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला 4s2 से, 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना वो टी में चला जाता है। इनकी दोनों की एनर्जी ऑल्टर कर जाती है और 4s का इलेक्ट्रॉन 4s1 से 3d में चला जाता है, 3d2 बन जाता है। अब इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी, ज्यादा होगी कम होगी? नहीं पता किसी को? तो कम होएगी। बढ़ जाएगी। शिवा देख, ये तुम लोगों ने पढ़ा था ना 11th क्लास में, एक्सचेंज एनर्जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही एक्सचेंज होगा। 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक्सचेंज ये, एक एक्सचेंज ये और एक एक्सचेंज ये, 3 एक्सचेंजेस होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3 तो ये हो गए, 2 ये हो गए और एक ये हो गया। एक और होगा ना, कितने से एक्सचेंजेस होंगे? एक ही हो जाएगा, एक और तो 6 हो जाएंगे। 6 एक्सचेंजेस होंगे ना इसमें। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 6 एक्सचेंजेस। पता लग रहा है कैसे? देखो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3, 3 एक्सचेंज हो गए इस वाले इलेक्ट्रॉन के। 1 2 एक्सचेंज हो गए और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का एक एक्सचेंज हो गया। 6 एक्सचेंजेस हो गए कि नहीं? जितने ज्यादा एक्सचेंज, ये इसको ना एक तरह से सोचो रेजोनेंस की तरह। जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उतनी स्टेबिलिटी होती है। ऐसे ही इसके अंदर सोचो, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और 5 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते तो एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे कम होंगे? अब बोलो। सर 10 होंगे एक्सचेंजेस। तो ज्यादा होंगे। हाँ 10 एक्सचेंजेस हो जाएंगे ना। और अब अगर 6 एम्पेयर आ गए ना, 6 एम्पेयर आ जाते हैं तो 10 + 0। 7 एम्पेयर आ जाते हैं तो 10 + 1। 8 आ जाते हैं तो 10 + 3। इस तरह से एक्सचेंजेस होंगे। समझ गए कि नहीं है? नहीं क्लियर हुआ? सर अगर एक और जब फालतू 6 आएंगे तो 0 ऐड होगा 10 + 0, और फिर 7 पे टेन हाँ प्लस वन और 8 फिर टेन वही वही प्लस हाँ, थ्री बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम 3D सीरीज से, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s एंड 3D गेट्स ऑल्टर्ड। इन दोनों की एनर्जी चेंज हो जाती है। 4s का इलेक्ट्रॉन 3D में शिफ्ट कर देना, जिससे एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी एनर्जी रिलीज होने लग जाएगी। और वो रिलीज एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में हेल्प करेगी, एनर्जी में हेल्प करेगी। समझिए कि नहीं है? तो एनर्जी थोड़ी कम लगेगी। सही ना? एनर्जी थोड़ी क्या होगी, कम लगेगी। समझ आया क्या बोला मैंने? इस वजह से ये हुआ है टाइटेनियम और वेनेडियम के अंदर। वेनेडियम के अंदर एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, हो गई कम, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। सेम चीज हुई है
आयरन कोबाल्ट में, कोबाल्ट की एनर्जी हो गई कम बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। कोबाल्ट और निकल में हुआ, निकल की एनर्जी हो गई कम बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। समझिए कि नहीं? ये 3 केस याद रख लेना। मैंने इसको ऐसे ध्यान रखा हुआ है, ये 1 इंटरवल है तो ये 2 है, ये डिफरेंस 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 2 6 7 में चेंज आता है, 2 वाले ऑर्डर में, 6 वाले और 7 वाले में चेंज आता है। तो ये याद कर लेना। एनसीईआरटी में ये नहीं है कि तुम्हें ऑर्डर करना है, मैंने तुम्हें ऑर्डर भी बता दिया है, रीजन प्रॉपर दे दिया है इसका कि क्या है। रीजन जो है पेपर में लिखा होगा, देखो, एज एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 4s subshell, then relative energies of 4s and 3d gets altered. Your, as there is reorganization of energy and electron gets shifted from 4s to 3d subshell. Due to this exchange energy is released. Which lowers down the value of ionization energy. और ज्यादा लोअर कब होगी? वेनेडियम में, आयरन में और कोबाल्ट में, सॉरी वेनेडियम में, कोबाल्ट में और निकल में। नहीं समझ आया रीजन इसका? आ गया सर। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको जरूर करना है। एक ये क्वेश्चन और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और लाइंस एग्जैक्ट होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑल्टर द रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s and 3d subshell. This energy, as there is reorganization of energy when electrons is transformed from 4s to 3d subshell, there is release of exchange energy which compensates the value of ionization energy. कुछ भी नहीं आता ना तो लिख देना कि एटॉमिक रेडियाई का जो वेरिएशन है वो इरेगुलर है इसलिए ऐसा हुआ। उसमें कोई टीचर चाहेगा तो मार्क्स दे देगा, नहीं तो नहीं भी दे सकता। ये प्रॉपर रीजन मैंने जो बताया वो लिख के आना पड़ेगा। समझिए कि नहीं है? यस सर। ये हाँ, ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। बस ये उसमें जो आयनाइजेशन का ऑर्डर है 3D 4D 5D में। अब 3D 4D 5D की बात करें तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन होनी चाहिए 3D की, लेकिन है 5D की। 5D की है, फिर 3D की है, फिर 4D की। एक्सेप्शन इसके अंदर भी है, जैसे पहले वाले ग्रुप में स्कैंडियम की ही ज्यादा है, फिर टीरियम की ज्यादा है, फिर लेंथेनियम की ज्यादा है। वो प्रोटॉन्स का चेंज तुम्हें याद होगा, 32 प्रोटॉन्स का चेंज आता है नीचे, स्कैंडियम, टीरियम, फिर लेंथेनियम, ये आ गया। और एक और ग्रुप है जो इंपॉर्टेंट वाला है, वो है हमारा निकल पैलेडियम प्लेटिनम वाला। उसमें ज्यादा होगी निकल प्लेटिनम की, प्लेटिनम 5D का है, फिर 4D की ज्यादा है, 4D यानी पैलेडियम की, फिर 3D की। पैलेडियम की बताओ क्यों ज्यादा होगी निकल से, क्या रीजन हुआ होगा? निकल याद है ना, पैलेडियम याद होगा तुम्हें, 5s0 4D 10 हो गया था, फुलफिल्ड डी। आ गया ध्यान की नहीं? अब क्वेश्चन ये है कि 5D की एनर्जी ज्यादा क्यों है 3D और 4D से? 5D की एनर्जी 3D और 4D से ज्यादा क्यों? क्या रीजन होता है इसका? वाई 5D एलिमेंट्स हैव हायर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू सर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ, 5D के अंदर 4f सबशेल की फुल फिलिंग हो रही है। 5D में 4f के सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और 4s सबशेल इनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। इनका क्या होता है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस वजह से जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ जाएगा और एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ जाएगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। कोई डाउट? किसी को डाउट कोई? ये समझ आ गया कि नहीं? ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाई 3D सीरीज हैव इरेगुलर एनर्जी, पहला पॉइंट, वाई 3D सीरीज हैव इरेगुलर एनर्जी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है 4s का वो 3D में चला जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज एनर्जी जो रिलीज होती है वो बढ़ जाती है, और वो आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट करती है। कुछ कई केसेस में ज्यादा रिलीज होती है, मैंने तुम्हें बता रखा है कौन से वो केस है, इसलिए इरेगुलर होती है आयनाइजेशन एनर्जी 3D सीरीज। फिर 4D और 5D की एनर्जी, 5D की एनर्जी ज्यादा क्यों होती है 3D से? 5D की ज्यादा क्यों होती है जबकि साइज इनका बड़ा है?
तो उसमें 5D के अंदर 4f के सबशेल फिल किया, 4f में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, जिसकी वजह से 4f के आने की वजह से जिनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है, और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से आयनिक इनकी बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू 3D सीरीज। आयनिक का वेरिएशन क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना जो बोर्ड में आए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक बार सुन लेंगे। क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने बोला इसको सोच के देना, देखना आंसर इसका। मैंने दिया तुम्हें निकल और प्लेटिनम के लिए, निकल और प्लेटिनम के लिए IE1 प्लस IE2, IE3 प्लस IE4। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, इसको एग्जैक्ट वैल्यूज मत मानना। 2.5 इंटू 10⁻³ है, किलो जूल पर मोल में दे रखा है। ये दे रखा है 2.8 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल में। ये दे दिया सपोज मैंने 17.5 इंटू 10⁻³, और ये दे दिया 17 इंटू 10⁻³। और अब मैंने तुमसे पूछा इसके अंदर कि निकल के +2 में स्टेबल है कंपाउंड्स, निकल के +2 में स्टेबल है कंपाउंड्स कि प्लेटिनम के +2 में स्टेबल है, निकल के +4 में स्टेबल है कि प्लेटिनम के +4 में स्टेबल है। ध्यान से देना आंसर। सर एक बार क्वेश्चन फिर से बताना। निकल +2 स्टेबल है कि प्लेटिनम +2, निकल +4 स्टेबल है कि प्लेटिनम +4। क्वेश्चन क्लियर है अब? यस सर। सर निकल +2 ज्यादा स्टेबल है और प्लैटिनम +4 ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है इसका? सर सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ निकल इज लेस। गलत है। समर्थ अगर सोच समझ के नहीं बोलेगा ना फिर सर गलत निकलेंगे आंसर। हाँ बोलो। टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो फिर पूरा बोलना, ऐसे ऐसा क्यों बोलता उल्टा सीधा आंसर? देखो चेक करो एक बार, किसी को डाउट है तो पूछ लो दोबारा, समझो इस चीज को। देखो इसका समझ लो मतलब एक बार। मान लो, ध्यान देना, मान लो निकल है, या निकल सोडियम छोड़ दो, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम से सोडियम प्लस बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है से 500 किलो जूल पर मोल, और पोटेशियम से पोटेशियम प्लस बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है 400 किलो जूल पर मोल, 400 किलो जूल पर मोल। तो बताओ पोटेशियम प्लस स्टेबल है कि सोडियम प्लस स्टेबल है? कौन सा स्टेबल हुआ?
पोटेशियम जल्दी बोलो प्लस। आंसर। पोटेशियम प्लस स्टेबल है ना, क्योंकि पोटेशियम से पोटेशियम प्लस बनाने में कम एनर्जी देनी पड़ रही है, तो पोटेशियम प्लस जल्दी बन जाएगा, स्टेबल है। और पोटेशियम रिएक्टिव ज्यादा हो गया। तो यही तो पूछा मैंने, निकल प्लस 2 स्टेबल है, यानी निकल के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। निकल के 2 इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए 2.5 एनर्जी है, और प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2.8 एनर्जी है। तो एनर्जी ज्यादा किसमें देनी पड़ रही है? प्लेटिनम में। यानी इसका मतलब क्या हुआ, निकल के +2 जल्दी बन रहे हैं, निकल के +2 ज्यादा स्टेबल है। तो रीजन गलत मत लिख के आना। और ऐसे ही सम ऑफ 4 आयन क्या ना, सम ऑफ 4 आयन ऑफ प्लेटिनम इज लेस। चेक कर लो दोनों, इसको और इसको ऐड करके, समझ गए कि नहीं? इन दोनों को ऐड करके देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। चलो रिजॉइन कर लेंगे एक बार।